सचिवालय में सीएम धामी ने आवास एवं शहरी विकास विभाग के सशक्त उत्तराखंड 2025 से संबंधित कार्य योजना और संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, हर साल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए। सीएम धामी ने विकास प्राधिकरणों से आवासीय भवनों के नक्शों की स्वीकृति की व्यवस्थाओं को सुगम बनाए जाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, आवासीय भवनों के नक्शे 15 दिन के अंदर स्वीकृत हो जाएं। धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बागेश्वर उपचुनाव पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे चंपावत चुनाव की तरह ही आएंगे। चमोली ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी की पूरी तरह से तैयारी है और पार्टी हर वक्त चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर रहती है। बता दें कि बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे चंदन रामदास के स्वर्गवास के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और बागेश्वर उपचुनाव आगामी 5 सितंबर को होना है, जबकि मतगणना 8 सितंबर को होगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की तरफ से बागेश्वर उपचुनाव के लिए 3 नाम शामिल किए गए। माना यह भी जा रहा है कि बागेश्वर विधानसभा से विधायक और धामी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे चंदन रामदास के परिवार से किसी एक के नाम पर मुहर लगना तय है। मंत्री थे चंदन रामदास जी, हमारे विधायक थे, तो स्वाभाविक बात है कि उनके देहावसान के बाद हमें वहाँ उपचुनाव में जाना है, पार्टी को मालूम है पहले दिन से ही। तो हमारी पहले दिन से ही वहाँ तैयारियां हैं और आप देखेंगे कि बहुत थंपिंग मेजोरिटी के साथ हम उस सीट जीतने जा रहे हैं। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हमारी तैयारी पहले से ही है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं बागेश्वर उपचुनाव के लेकर, और जनता हमें ही एक बार फिर से चुनेगी क्योंकि हमने वहां पर काम किया है। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, चंपावत की तरह बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें हमें जनता चुनेगी। एक बार फिर से बागेश्वर में बीजेपी का ही विधायक होगा। अगर जानकारी के मुताबिक बीजेपी की तरफ से बागेश्वर उपचुनाव के लिए 3 नाम शामिल किए गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि बागेश्वर विधानसभा से विधायक और धामी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे चंदन रामदास के परिवार से किसी एक के नाम पर मुहर लगना तय है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अभी इस पर किसी तरह की मुहर नहीं लगी है, लेकिन कहा जा रहा है कि स्वर्गीय चंदन रामदास के परिवार के किसी एक को टिकट मिल सकता है। अब किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है। देखिए, ऐसे समय पर सिंपैथी जो होती है वहाँ की जनता की, वो भी मिलता है। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुरेश जोशी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। सुरेश जी, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? देखिए, बागेश्वर का जो उपचुनाव है वो तो समय पर होना ही था पहले से भी, क्योंकि संवैधानिक अगर व्यवस्था को हम लोग देखेंगे तो 6 महीने इससे ज्यादा रिक्त सीट रह नहीं सकती है। लेकिन अब चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, इसलिए पार्टी के हर बूथ पे कार्यकर्ता जो है कि अपनी तैयारी के साथ काम वहां पर कर रहा है। और पार्टी संगठन वैसे भी हमारा बागेश्वर जनपद का बहुत मजबूत संगठन है जी। वहाँ पर सारे छोटे बड़े कार्यकर्ता से लेके सभी पदाधिकारी, सबसे सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी लोग काम पे लगे हैं। और जो ही प्रत्याशी की पार्लियामेंट्री बोर्ड घोषणा करेगा जी और नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी तो उसके बाद चुनाव और जोर पकड़ेगा। लेकिन जहाँ तक पार्टी की अपनी
काम करने का जो तरीका है, जो पार्टी हर समय जो है कि मैदान पे रहती है, हर समय कार्यकर्ता जो है कि जनता के बीच में रहता है, वो तो चल ही रही है वहाँ पर कार्यक्रम से जो है कि बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को लड़ेगी और जिस प्रत्याशी को भी पार्टी लड़ाएगी वो बड़े बहुमत से वहाँ पर चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी सुरेश जी बने रहिए हमारे साथ। मनोज रावत जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। मनोज रावत जी स्वागत है चैन में आपका। मनोज रावत जी, बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी है? बीजेपी की तो अपनी तैयारी है, कांग्रेस किस तरह से तैयार है? देखिए, कांग्रेस की भी अपनी तैयारियां हैं। कांग्रेस में उत्साह है और जो कार्यकाल पिछले 5 साल का और ये जो 1.25 साल 1.5 साल का कार्यकाल अभी इस सरकार का, वर्तमान सरकार का असफलताओं का है। बेरोजगार सड़कों पर लाठी खाते रहे। आज तक की अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम नहीं आया। उनके पहले दिन से, जिस दिन एफआईआर जब होनी थी, तो उस दिन से जो आरोपी और आरोपी के परिवार के लोग गुलछरे उड़ाते रहे और अंकिता के पिता अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने के बाहर गिड़गिड़ाते रहे। आज अभी आप देख रहे होंगे, 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक परीक्षा को निरस्त करने की बात कही और एक विज्ञापन आता है कि उनकी नौकरी फिर से लग गई। ये मेडिकल जो भर्ती वाला जो परीक्षा थी, आयुर्वेदिक वाली, माननीय मुख्य, आप सभी लोगों ने बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा परीक्षा निरस्त होती है और उनकी ज्वाइनिंग की अखबार में बाकायदा विज्ञापन छपता है। तो ये प्रदेश में कहीं राज है कि नहीं है? मतलब कानून व्यवस्था खत्म है। आपने देखा होगा कि 16 लोग बिजली के करंट से तड़प तड़प कर मर गए। सस्पेंड किसको किया जाता है? टेम्परेरी लेबर को। लाइनमैन बता करके टेम्परेरी लेबर को सस्पेंड किया जाता है। जवाबदेही इस सरकार की है। ठीक है मनोज रावत जी, जवाब दे दीजिए सर। ये मुद्दे लेकर जाएंगे बागेश्वर उपचुनाव में? जी सुरेश जोशी जी जवाब दे दीजिए सर, माफ कीजिएगा, सुरेश जोशी जवाब दे दीजिए। मनोज रावत जी ये मुद्दे लेकर जाएंगे उसमें उपचुनाव में? जाना चाहिए। देखो, कांग्रेस पार्टी को अगर जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है, जो जनता के बीच के मुद्दे हैं वो उनके पास नहीं है। जो भी उनकी पार्टी तय करती है, जो उनकी पार्टी का विषय है, उसको लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए। जा रहे हो, बार बार जा रहे हैं, पहले भी गए, अब भी जाएंगे। तो भाई ये तो प्रजातंत्र है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, इसमें किसी को अपने मुद्दे, अपने विषयों को ले जाने से रोका तो नहीं जा सकता है। लेकिन जहाँ तक देखो सरकार का विषय है कि इन 23 वर्षों में अगर हम बेरोजगारों की बात करेंगे तो जिस तेजी के साथ आज बेरोजगारों को उत्तराखंड में निष्पक्षता के साथ रोजगार मिल रहा है। अभी मेरे पास 10 मिनट पहले, मैं आज पिथौरागढ़ में हूँ, एलटी के जो है कि 14 बच्चे आए थे अभी, जो कह रहे थे कि भाई साहब हम सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभी मैं फेसबुक में वीडियो डालूंगा कि इस सरकार के कारण आज जो है कि हमको एलटी में सहायक अध्यापक की जो है कि नियुक्ति मिल गई है। ऐसे ही पटवारी के अपने इधर पुलिस में, समूह गाँव में समीक्षा अधिकारी, आप लोग रोज देख रहे होंगे, रोज विज्ञापन आ रहे हैं, रोज रोजगार लोगों को मिल रहा है, नियुक्तियां ले रहे हैं, लोगों के घरों में खुशी है। अब लेकिन अगर उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड में जो है कि उत्तराखंड प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड की जो है कि जीडीपी बढ़ रही है, उत्तराखंड में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उत्तराखंड में सड़कें अच्छी बन रही हैं, उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, अगर ये हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि सब बेकार है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो है कि कोई कानून का राज नहीं है, कोई और व्यवस्थाएं नहीं है, उनको लगता है कि साहब यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार है, तो भाई ये इनको मुबारक है, इनको ले जाना चाहिए मुद्दों को। लेकिन इन सारे मुद्दों का जो जवाब है वो जनता देती है। न तो सुरेश जोशी देता है, न मनोज जी देते हैं, न कोई हमारे नेता देते हैं, न इनके नेता देते हैं। लेकिन जनता इस मतलब लास्ट में जनता ही जवाब देती है। जी,
कह रहे सर लास्ट में जनता ही जवाब देती है। जी जी, जनता जवाब देगी और जनता के जवाब से ये क्लियर हो जाएगा कि भाई हम सही कर रहे हैं, हम जनता के प्रति जवाबदेही निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, हम कर्तव्य निष्ठता से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिस काम को करने के लिए सरकार बनाएगी है वो काम कर रही है नहीं कर रही है, या हमारे विपक्ष के मित्र जिस बात को बोल रहे हैं वो सही है, तो जनता बताएगी। ठीक, मनोज रावत जी देखिए, एक चीज सुरेश जोशी जी ने कहा कि क्या नाम है, जनता बताएगी, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो जनता बताएगी, कर रहे हैं तब भी जनता बताएगी। तो आप लोग इस चुनाव को सर किस तरह से देखिए, देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ये चुनाव भी आप लोग जिस तरह से मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, अब देखना ये है जनता ने आप लोग की बात कितनी सुनी है। ये चुनाव भी कहीं ना कहीं एक साख की बात हो गई है। देखिए, आप ज्यादा दूर न जाएं। जी जी, ये कब विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, जोशी साहब से पूछिएगा जी कि कब इन्होंने चुनाव लड़ा 15 लाख रुपए देने पर, जी कब इन्होंने चुनाव लड़ा 2 करोड़ रोजगार देने पर, केंद्र में मैं पूछ रहा हूँ। जी जी, ये तो जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां किस तरह का भ्रम फैलाएंगे ये जानते हैं। इनके आम दिनों के मुद्दे क्या हैं। देखिए, हरियाणा में चुनाव होने वाला है, पूरा हरियाणा चलाने की कोशिश कर रहे थे वो, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरियाणा के लोगों का। ये बताएं ना, ये जो पिछला चुनाव इन्होंने विकास के मुद्दे पर लड़ा है या फर्जी मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुद्दे पर लड़ा। देखिए, देश उकता रहा है इनके इन मुद्दों से। जी, हम तो कहते हैं कि स्वागत है कि चुनाव लड़ें ये परीक्षाओं के मुद्दों पर जाएं युवाओं के बीच में। मैं बहुत पीछे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अगर स्मृति दोष न हुआ हो या जोशी जी के पास कोई और कारण है इसका, या सरकार के पास कोई और कारण है, इसी हफ्ते की तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी परीक्षा को निरस्त करने की बात करते हैं, जांच की बात करते हैं, और बहुत जांचें हैं मेरे पास साहब, लेकिन इनको मुद्दा कौन बनाएगा। मुद्दे कुछ और होंगे। केदारनाथ के सोने के पीतल होने की जांच की बात भी तो आपने सुनी होगी, सुनी थी आपने, सतपाल महाराज का बयान सुना था आपने जी। आप पत्रकार है, कम से कम आपको तो याद होगा ना। इनको तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद है कि नहीं, जिस केदारनाथ को 6 साल से पूरे देश में बेच खा रहे हैं। देखिए, इनके मुद्दे क्या होते हैं वो आप सब लोग जानते हैं जी। तो मैं कह रहा हूँ कि चुनौती के साथ मैं कह रहा हूँ, आज की तिथि तक कोई जांच का नोटिफिकेशन, जांच होती है तो नोटिफिकेशन होता है ना, तो वो अगर नोटिफिकेशन है कहीं तो वो आपके टीवी स्क्रीन पर ले आए या बता दें, या आज नहीं, मैं समय चाहिए तो कल तक के बता देंगे भाई कि इस तारीख का जांच का नोटिफिकेशन आया है। देखिए, ये मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, तरक्की के मुद्दों पर, देश के आगे बढ़ने के मुद्दों पर ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, एक भ्रम से चुनाव लड़ रहे हैं। और इनके चुनाव के मुद्दे, देखिए भाषणों के मुद्दे और होते हैं। मैंने कहा ना कि 2 करोड़, कब 2 करोड़ रोजगार देने की बात पर इन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। इन्होंने कब चुनाव लड़ा नोटबंदी के नाम पर। इन्होंने बहुत ऐतिहासिक कदम थे ना इनके, जो महानायक ने कहा था कि बस 6 महीने का टाइम दीजिए, नहीं तो मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए। ये भाषण भी तो किसी का था साहब। तो देखिए, मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि इन्होंने क्या मणिपुर पर क्या देश। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय कम है। मनोज रावत जी, सुरेश जोशी जी।